हेलो बच्चों। तो जो लास्ट लेक्चर, उस लेक्चर की बात कर चुके थे, क्वांटिकन का बता चुके हैं। जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो और बेटर समझ में आएगा। आज वाले जो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं संरक्षित, है ना। तो हमारा जो लेक्चर था वो था आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश कैसी राशि है बच्चों? एक संरक्षित राशि है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, आपने क्या किया, एक निकाय लिया और ये निकाय है विलगत निकाय। विलगत निकाय, ठीक है। और ये आपने लिया बी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। हम इसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन की तरह या लिथियम बेरिलियम और उनकी तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे, एक इमेजिनरी क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये है ए और ये है बी। ये है घर्षण से पहले, घर्षण से पहले, और ये है मेरा एक घर्षण के बाद, घर्षण के बाद, ठीक है। हमने क्या बोला, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो अब इसमें रह गया 3 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, और ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक, क्या मतलब है बताता हूँ। देखो, पहली बात तो आप समझ लो कि विलगत निकाय क्या होता है, जो कि मैंने आपको 11th बता दिया है कि ऐसा निकाय जिससे निकाय और परिवेश में न तो ऊर्जा और द्रव्यमान आए और ना जाए। थर्मोडायनेमिक मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो विलगत निकाय है, ना तो इसके अंदर कोई आ सकता है ना इसके अंदर जा सकता है। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विलगत निकाय के अंदर, विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश बताइए मुझे, कुल आवेश बता। क्या पूछा मैंने? विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश बताइए मुझे, ठीक है। तो विलगत निकाय के अंदर पूछ रहा हूँ, ना कि मैं ए और बी के बीच पूछ रहा हूँ। तो निकाय कौन है? ये डब्बा है निकाय, ये रूम है निकाय। अगर मैं ए का पूछता तो मैं ए से स्टडी करता, बी का पूछता तो बी से स्टडी करता, बट मैं निकाय का पूछ रहा हूँ, इसलिए ए बी दोनों कंबाइंड में लूंगा मैं। तो इस रूम के अंदर देखो, ए और बी के अंदर अलग है, बट मैं पूछूं रूम के अंदर कुल आवेश कितना है, तो रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन देखोगे आप। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इस रूम के अंदर? तो आंसर है 5 और 6 11। कितने प्रोटॉन है? 5 और 6 11। तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। तो कुल आवेश कितना हुआ? तो मैंने क्या बोला, आप क्या करो कि कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन वो देख लो, जो कम है वो दूसरे को काट देगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर है, तो न्यूट्रल हो गया। तो कुल आवेश कितना हुआ? 0, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक तरीका है, घर्षण से आप इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे दे सकते हो। फिलहाल मैं वो इसलिए नहीं बता रहा कि वो टॉपिक थ्योरेटिकल है, और वो थोड़ा सा मैं आपको साइड में समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो फिलहाल घर्षण से पहले मैंने आपको बता दिया हो गया। घर्षण करते ही क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर चली जाती है। अब मैंने जो कार्यफलन बताया है ना, याद है आपको, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन, वहां से ये रिलेटेड टॉपिक है, वहां पे मैं बताऊंगा। इसलिए मैं अभी घर्षण मैंने इन्वॉल्व नहीं किया इसमें। मतलब वो जो एक टॉपिक था कि कितने तरीके से आवेशित वस्तु को उत्पन्न किया जा सकता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और इंडक्शन द्वारा, तो उनकी बात मैंने टॉपिक नहीं की है। तो फिलहाल वहाँ से एक टॉपिक आता है कि घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ले जा सकता है। तो मैंने क्या किया, ए और बी को घर्षण किया, उससे मैंने बोला कि ए से बी पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब अभी भी ये विलगत निकाय है, विलगत निकाय है। पर जो एक चीज बताओ मुझे, ए से बी पर इलेक्ट्रॉन चले गए, बट क्या रूम से बाहर गए हैं? नहीं। रूम से बाहर से कोई अंदर आया? नहीं। तो मैं पूछूं कि अभी घर्षण के बाद भी विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश कितना है? विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश कितना है? तो आप आंसर क्या दोगे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो रूम के अंदर देखना है, ना कि ए और बी के अंदर। तो देखो, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं तो 2 की कमी हो गई, तो +2 यहाँ लिखोगे और -2 यहाँ लिखोगे कि 2 इसने लिए हैं।
तो अब देखो 3 और 8 11 हो गया, और 5 और 6 11 हो गया, तो भी तो 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन, आंसर 0। क्या कुल आवेश अभी भी है? यस। बट क्या ए पर आवेश अभी भी 0 है? यहाँ पर देखो, अगर मैं विलगत निकाय के अंदर पूछा तो 0 बोला आपने, बट मैंने ये पूछा कि ए पे बताओ, चलो तो ए पे जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन 0, बी में पूछा तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 0 घर्षण से पहले, बट घर्षण के बाद विलगत निकाय तो 0 है, इसके अंदर कुल आवेश 0 है, बट ए पर 0 है क्या? आंसर नहीं है। ये 3 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये धनावेशित हो गया। +2 का मतलब होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो आवेश कितना 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा, राइट ना। तो इसमें +2 और इस पर -2। तो मुझे ये बताओ क्या ए पर आवेश आया? यस, पहले उदासीन था, अब +2 हो गया। पहले बी कैसा था? कैसा था? उदासीन था, और अब कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया है। तो क्या मुझे ये बताओ ए और बी पर आवेश उत्पन्न हुए हैं? यस, अंदर हुए हैं, बट कुल तो अभी भी 0 होगा, क्योंकि जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है। कुल कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस को जोड़ देते हैं, तो +2 और -2 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश हमेशा नहीं रहते। आवेश नियत मत बोल देना। यहाँ पर आवेश देखो, आवेश कितना है? 0, अभी +2 है ना, 0 -2, तो आवेश तो उत्पन्न हो रहे हैं युग्म के रूप में, युग्म, बट कुल आवेश तो वही है। विलगत निकाय का कुल आवेश अभी भी 0 है और अभी भी 0 है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है कि आवेश एक संरक्षित राशि है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि किसी भी विलगत निकाय के अंदर, किसी भी विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश नियत रहता है। क्या? किसी भी विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश नियत रहता है। आपको लिखना है टॉपिक, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो, क्या समझा रहा था मैं? किसी भी विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो आप 0 मत बोल देना कि किसी भी विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश 0 होता है। नहीं, अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर कुल आवेश +1 होता ना, सबको जोड़ जाड़ के बताऊंगा कभी, और तो इसमें भी बाद में +1 होता, ठीक है। अगर कुल आवेश इसमें +2 होता ना, तो यहाँ भी +2 होता। चलो मैं दिखा देता हूँ, आओ देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, ये है 4 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, और ये है 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। मुझे बताओ कि इस पे कितना है? इस पे है +1 और इस पे 0, कुल कितना हुआ? +1। घर्षण मैं करता, अब मैं घर्षण करता और मैं बोलता इससे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, और ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। तो ठीक है, ये तो अब उदासीन हो गया 0, बट ये कितना होगा? ये तो +1 होगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो अभी भी कितना हो? +1। तो शुरू में +1 था, तो बाद में भी घर्षण के बाद भी +1 ही है, तो 0 मत बोल देना। आप बोलोगे किसी विलगत निकाय के अंदर कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 7 था, किसका? आवेश के गुणधर्म में। जो लेक्चर नंबर हम ले रहे हैं वो लेक्चर नंबर 4 है, ध्यान रखो। चलिए अब हम कुछ और बात करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि अब मैं जो एक टॉपिक कर रहा हूँ वो टॉपिक है कूलाम का नियम। लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर स्थिर वैद्युतिकी, कूलाम का नियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। कूलाम का नियम क्या है पहले हम समझते हैं। कूलाम का नियम किस लिए आया वो भी समझते हैं। धनावेशित धनावेशित, बीच की दूरी r, ठीक है। शायद कूलाम का नियम पूरा तो नहीं होगा, पर मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। देखो, ऋणावेशित प्लस Q0 दूरी r। मुझे ये बताओ आप, इन दोनों में क्या आकर्षण प्रतिकर्षण होगा या नहीं होगा? तो आंसर है
ये धनावेशित है, ये धनावेशित है, आवेश के गुणधर्म के अकॉर्डिंग ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये ऋणावेशित और ये धनावेशित, तो ये इसको आकर्षित करेगा। तो क्वेश्चन ये आया, क्या धनावेश आकर्षण और प्रतिकर्षण एक प्रकार का बल नहीं है क्या? अगर आप आकर्षित करते हो और आप प्रतिकर्षित करते हो तो ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का बल ही है। तो कूलाम का नियम आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है कि जो बल लग रहा है, कौन सा बल? कूलाम बल बोल दो या वैद्युतिक बल बोल दो, क्योंकि आवेश से संबंधित वैद्युतिक होती है। तो कूलाम बल बोल दो या वैद्युतिक बल बोल दो। तो कूलाम उस बल के बारे में बताना चाहता है कि ये निर्भर करेगा, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, ये सब कूलाम का नियम बताता है। पर हर नियम की तरह इस नियम की भी कमियां हैं। जैसे हमने केटीजी पढ़ा था और वहाँ मैंने बताया था कि जो केटीजी हम पढ़ते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि परमाणु गोल होते हैं और वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं। बहुत सारे अजम्पशन लिखाए थे मैंने, ठीक है ना। तो हर नियम कुछ रूल पे डिपेंड करते हैं कि अगर वो रूल आप मान रहे हो तो वो नियम लगेंगे, नहीं मान रहे तो वो नियम नहीं लगेंगे। ऐसे कूलाम की कुछ शर्तें हैं। तो कोई भी पूछ लेता कि कूलाम की नियम की क्या शर्त है, तो शर्त का मतलब अगर वो चीज़ है तो नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मैं समझाऊंगा अभी। तो फिलहाल आपको अगर बात पूछी जाए कूलाम का नियम क्या बताता है, तो आंसर कूलाम का नियम आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, किस पर निर्भर करेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्रतिकर्षण और यहाँ पर आकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण। ठीक है। अब क्या है, ये भी बल है और ये भी बल है। ठीक है। दो चीज, ये बल इस पे लगा रहे हैं और ये इस पे बल लगा रहा है। तो जो बल लगाता है वो होता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश ध्यान रखना। जिस पे बल लगता है वो है परीक्षण आवेश। तो ये स्रोत आवेश, ये परीक्षण आवेश, ये स्रोत आवेश और ये परीक्षण आवेश। तो ये स्रोत आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, ये स्रोत आवेश है और ये परीक्षण आवेश है। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, परीक्षण आवेश किसको माना जाएगा? ध्यान रखना, परीक्षण आवेश हमेशा धनावेशित होगा, कई बार दिक्कत आएगी, और इकाई मान का होगा। इकाई मान का मतलब इसका मान बहुत अल्प होगा, ये इस चार्ज को जो बल लगा रहा है उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो स्रोत आवेश कौन होते हैं? जो बल लगाते हैं। परीक्षण आवेश जिस पर बल लगता है। परीक्षण आवेश हमेशा कैसा लेना है? धनावेश, मान इकाई। क्यों? कि ताकि ये परीक्षण आवेश स्रोत आवेश को प्रभावित ना कर सके, उसके बल को प्रभावित ना कर सके। तो कूलाम ने क्या बोला कि भाई इनके मध्य लगने वाला बल चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, वो उन दोनों आवेश, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, चाहे प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो। समझ में आया? अब बल इस पे भी इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है और दूरी पर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों कंबाइंड लिखेंगे अपन। समझ में आया? समानुपाती हटाएंगे तो ये लगेगा, यहां भी हटाएंगे तो आकर्षण प्रतिकर्षण मैटर में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कूलाम का नियम क्या बताता है, चाहे आकर्षण बल लगो या प्रतिकर्षण लगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है? अगर आवेश का गुणनफल ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा, ठीक है, और आवेश का गुणनफल कम होगा तो बल कम होगा। कैसे? अगर मान लो कि ये 3 कूलाम हो गया और ये 1 कूलाम है, ठीक है, और ये है 4 कूलाम और ये 2 कूलाम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? दूरी बेसिक बराबर मान लो 1 मीटर है दूरी है, और दूरी कितना है? 1 मीटर। तो ये कहना चाहता है कि इसका गुणनफल होगा 3 × 1 और इसका होगा 4 × 2, तो इससे बल ज़्यादा लगेगा। अगर दूरी समान है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आवेश की बात करें, और दूरी समान है दोनों में, तो बल उसमें ज़्यादा होगा जिसके आवेश का गुणनफल ज़्यादा होगा। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल। दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। अब मैं ये बोलता हूँ कि मान लो दोनों में ही आपने 3 कूलाम 1 कूलाम ले लिया है, तो आवेश दोनों के बराबर कर दिए, इसमें दूरी 2 मीटर कर दिया, इसमें 1,
तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कहने का मतलब कि अगर आवेश फिक्स है दोनों के, इस वाले केस में और इस वाले केस में, तो बल दूरी पर निर्भर करेगा, मतलब दूरी घट जाएगी तो बल बढ़ जाएगा, तो ऊपर वाले में बल ज़्यादा हो जाएगा, नीचे वाले में बल कम हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या ये समझ में आया? कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको, वो क्या है, चलो वो भी बात कर लेते हैं। ये है कूलाम के नियम की शर्त। कूलाम के नियम की शर्त, कूलाम के नियम की शर्त। अब ये शर्त क्या है? पहला, कूलाम का नियम हमेशा दो आवेशों के मध्य लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा, स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। तीसरा, दो आवेशों के मध्य लगता है, स्थिर आवेशों के मध्य लगता है, दूरी निश्चित होनी चाहिए, सभी दूरी के लिए नहीं लगता, वैसे आज की स्टडी में थोड़ा चेंज हो गया। और फोर्थ, बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। पहला, दो आवेशों के मध्य लगता है, स्थिर आवेशों के मध्य लगता है, दूरी निश्चित होनी चाहिए और बिंदुवत आवेश के मध्य लगता है। अगर ये चार कंडीशन लग रही है तो कूलाम का नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका, समझाता हूं मैं आपको। देखो, अगर आपने तीन आवेश ले लिया, पहले इस पॉइंट को समझा देता हूं। अगर आपने तीन आवेश ले लिए, नो डाउट तीनों ही एक दूसरे बल लगा रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल बल निकालो, तो आप कूलाम का नियम लगा के एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। पहले आपको इसका इस पे निकालना होगा, फिर आपको इसका इस पे निकालना होगा, फिर सोल्व हो सकता है। मतलब एक बार में अगर आपको बल निकालना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दो दो के लिए सॉल्व करना पड़ता है, एक साथ तीन के लिए नहीं निकाल सकते आप। मतलब आप चाहते हो कि एक साथ ही निकाल लो तीनों का, कि इस पे दोनों का इस पे बल कितना, या एक और मान लो कि इन सब ने इस पे कितना लगाया, तो एक साथ नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा, दो दो के लिए निकालना पड़ेगा, और फिर रूल के अकॉर्डिंग आगे आएगा टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो पहली बात, कूलाम का जो नियम लगता है बल निकालने के लिए, वो केवल दो आवेशों के मध्य लगता है, इसके मध्य, इनके मध्य, इनके मध्य, दो दो के बीच में, एक साथ चार पांच के बीच में नहीं। चलो ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, स्थिर आवेशों के लिए लगता है। अगर आवेश यहाँ पे रुके हुए हैं तभी इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल या कोई सा भी बल हो वो आप इस नियम से निकाल सकते हो। अगर इस दोनों गति कर लिया, मतलब ये मोशन कर रहा है और ये मोशन कर रहा है, चाहे कोई भी एक मोशन कर रहा है, जैसे ये बल निकालते समय ये गतिशील हो गया, तो आप वहाँ पे कूलाम के नियम से उसके मध्य लगने वाला बल नहीं निकाल पाओगे। मतलब अगर आपके इनके मध्य बल निकालना है तो दोनों यहाँ पर स्थिर अवस्था में होने चाहिए, नहीं तो बल नहीं निकलेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये भी पॉइंट है कि स्थिर आवेश के मध्य होना चाहिए। अगर ये गति कर गए तो इस नियम से इनके मध्य गति करेंगे। देखो अभी यहाँ पर थे, अब ये गति करते यहाँ पहुँच गया, तो बल तो लग रहा है, अभी भी प्रतिकर्षण लगेगा यहाँ पर आने के बाद भी, बट उस केस में आप इस नियम से नहीं निकाल पाओगे गति के समय। दो पॉइंट आ गया समझ में? चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। दूरी निश्चित होनी चाहिए, सही है। जैसे दो मैग्नेट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। चलो मान लेते हैं कि यहाँ के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, बट इस पोल को मैं उठा के यहाँ पर रख दूँ तो क्या उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है? आंसर नहीं। दो मैग्नेट पास लाते हो तभी आकर्षण प्रतिकर्षण फील होता है, दूर तो नहीं होता। ऐसे कूलाम का नियम के अनुसार जो वैद्युत बल होता है वो निश्चित दूरी के लिए लगता है, सभी दूरी के लिए नहीं लगता है। बट इस पे एक्सेप्शन है, अभी आगे जो स्टडी चल रही है वो इसे गलत मानता है, बट हमारे बोर्ड एग्जाम में अभी भी यही सही माना गया है। ठीक है, लास्ट वर्ड, बिंदुवत आवेश होना चाहिए। ये क्या कहता है कि आवेश बिंदु पर होने चाहिए। आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा होता है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। यहाँ पर आप ध्यान से देखो
तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि कितने आवेश थे यहाँ पर, क्योंकि सारे एक दूसरे के ऊपर है। और इनको बोलते हैं सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। इनको हम बोलते हैं बिंदुवत आवेश वितरण। इसमें हमें पता होता है कि हमें, आपको पता है ना हमें क्या लिखना होता है, F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, कि हमें इस क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, इस क्यू की वैल्यू पता होना चाहिए। बट अगर ऐसा आवेश है और बल निकालना है तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि इस बिंदु पर कितना आवेश है, इस बिंदु पर कितना आवेश है। जबकि अगर ऐसे बने हो तो आपको पता चलेगा, जैसे कि 3 कूलम लिख दिया और 2 कूलम लिख दिया, तो आपको समझ में आ रहा है हाँ कि यहाँ पर 3 कूलम है, यहाँ पर 2 कूलम है। तो ध्यान रखो कि कूलम का नियम सिर्फ बिंदुवत आवेश के लिए लगता है, इसलिए जब भी आप नियम बनाओ और डिफाइन करो तो यहाँ पर डॉट बनाया करो, आवेश लगाया करो। तो दो तरीके के आवेश वितरण होते हैं, एक बिंदुवत होता है और एक सतत होता है। तो कूलम का नियम सतत के लिए नहीं लगता, किसके लिए लगता है, बिंदुवत के लिए लगता है। और सतत में क्वांटिटी के नियम का लोप हो जाता है, जबकि इसमें होता है। इसमें आपको क्या बदलेगा कि किस बिंदु पर कितना आवेश है, बट इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि इस बिंदु पर कितना है। हो सकता है 10 आवेश एक के ऊपर एक के ऊपर एक हो, तो पता नहीं चलता। तो कूलम का नियम इन 4 कंडीशन है तभी लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता है। ये नियम तभी, जो F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दो आवेशों के मध्य जो बल निकाल रहा है, या आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, ये तभी फॉर्मूला बन सकता है और लगा सकते हो जब ये 4 कंडीशन फॉलो हो। अगर नहीं फॉलो हो रही तो किसी दूसरे नियम को लगाना पड़ेगा, बट इससे हमारा सॉल्व नहीं होता है। आई होप आपको कूलम का नियम के बारे में समझ में आया हो। कूलम की डेफिनेशन है, ठीक है। अगर मैं एक लाइन रिपीट ही कर देता हूँ, देखो क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसकी। पहली बात, आपने लिखा F समानुपातिक Q क्यू नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर, Q क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, K Q1 Q2 K क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और K क्या है, कूलम नियतांक। K क्या है बच्चों, कूलम नियतांक। इस K के बारे में हम बहुत बात करेंगे, बट अभी फिलहाल लेक्चर खत्म हो रहा है तो इसमें हम ये बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, परिभाषा बनाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, दो बिंदुवत, डेफिनेशन में कोई ये सब लाइन बोलनी है, दो बिंदुवत, क्या आकर्षण बल हो सकता है, प्रतिकर्षण, दोनों। तो दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, और सिर्फ दो बिंदुवत नहीं, दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेश, क्योंकि स्थिर आवेश भी है, तो दो आ गया, स्थिर आ गया और बिंदुवत आ गया, समझ में आया, दो स्थिर और बिंदुवत। तो दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। तो लास्ट बार, दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।